Hi students, so we will continue uh, with the chapter that is evolution, and in the last lecture we have just started the evidences of evolution, that is your morphological and anatomical evidences of evolution. तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट स्टार्ट किया था कि इवोल्यूशन मतलब उसके जो प्रूफ्स हैं या जिसको हम कह सकते हैं एविडेंसेस है। मतलब हम ये मानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा ऐसे, मतलब किसी मींस वी एक्चुअली conclude that evolution is actually a natural phenomena and that's a truth, and evolution is a continuous phenomena. मतलब जब से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है तब से लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन तब से ही चल रहा है एंड इट इज नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इवॉल्व नहीं कर रहे। See the surrounding environmental condition is always changing, continuously changing, and the way of life, the mode of life is also changing one by one. So before we start today's lecture, I just want to discuss very few things, and then we will actually will move forward. The things are that कि हमने क्या बात किया था पिछले लेक्चर्स में, हमने ये बात किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट कि during the time of the origin of life, the condition what was there on earth at that time, it was favorable to form the simple organic substances first, and from because of the interaction between the simple organic substances, the complex organic substances or macromolecules are formed. Then those macromolecules, they come together, they actually form a collection of themselves, which was bounded by water membrane. In Poisson theory we have discussed, then we have also discussed the theory of microsphere. ठीक है ना। तो वो पहले क्या हुआ, पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स बने या जैसे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं हम, उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, फिर वो सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया, कलेक्शन एक जगह पे इकट्ठे हो गए, फिर मेम्ब्रेन बना। उसके बाद क्या हुआ कि दे हैव स्टार्टेड द एबिलिटी टू डिवाइड एंड इंक्रीज, टू एक्चुअली कॉपी देयर नंबर्स, दे कैन इंक्रीज इन देयर नंबर। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मतलब ये सर्वाइव कैसे करते थे, क्योंकि उस समय तो धरती पे उस समय ऑक्सीजन नहीं था, मतलब लाइफ था बट लाइफ ओरिजिनेट भी हो गया था, लेकिन दे वर नॉट एक्चुअली यूजिंग ऑक्सीजन टू एक्चुअली गेट एनर्जी एट दैट टाइम। तो वैसे एक्सट्रीम जो लाइफ फॉर्म है वो अभी भी हमें मिलते हैं, जो बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि एनाएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दैट मींस दे हैव कीमोजेनिक और वी कैन से दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना जो फूड है या अपना जो एनर्जी सोर्स है वो खुद डेवलप कर सकता है। और उस समय जब ऑक्सीजन नहीं था तो उस समय फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता था, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस मतलब और रेस्पिरेशन वो नहीं होता था। उसके बदले में क्या होता था, केमिकल एनर्जी वो यूज होता था लाइफ के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट तो केमो ऑटोट्रॉप्स बने, फिर जो है नॉर्मल ऑटोट्रॉप्स वो बने। ठीक है। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स बने, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है वो उन्होंने क्या किया, या प्रोकैरियोट्स से थे। ठीक है। So some unicellular organism, what they have done, they have actually developed the pigments, which is today what we call it as chlorophyll, and which is helpful, which is actually required for the process of photosynthesis. And after that, the oxygen, in the process of photosynthesis, the oxygen is released as a byproduct. और जब से ये फोटोसिंथेटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, तब से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है ना। चलिए, सो विल मूव ऑन एंड विल डिस्कस अबाउट द evidences which actually prove this process of evolution. What was the first evidence we have started? We were discussing, that is your morphological evidences. देखो morphological evidences में सबसे पहले हम देखेंगे homologous organ के बारे में, जो हमने कल बात इसके पहले लेक्चर में बात किया था, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। homologous मतलब same, which means the organs which have
the same structure and origin, but the function may be different. अगर ऐसा है तो हम उसे कहते हैं homologous organ. तो उसके लिए हमने देखा था, एग्जांपल लिया था, so I will not discuss much now. So we have discussed also the hand of man and flippers of whales, then hand of man and the four limbs of horse, etc. Now I will talk about the heart. Okay, यहाँ पे थोड़ा बात करना है. We need to talk about and we need to talk in detail. Actually, see, I just want to convey a simple message to all of you right now, that there are certain concepts which is actually which is actually better that if I can present in person in front of you and explain those topics, or else we need certain the very precise and very good animation. So I will try to see and collect the animation which will fit to make you understand the topic what I am going to discuss right now. Otherwise, when we will meet, I will discuss it in detail with you in person, or let's see if we can have some like in between we can interact in Google Meet or something. I will try, but I believe the way I will try to make you understand. In case if you are not, you please you can contact me and we'll discuss. Okay, now heart of the vertebrates, like amphibians, it is having 3 chambered. Fish, it is having 2 chambered. Then reptiles, it is having 3.5 chamber. The birds and mammals, it has 4 chambered. तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ये है कि जो हार्ट का ओरिजिन है वो सेम है, स्ट्रक्चर और हार्ट का जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन उसका जो बेसिक जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए उसका जो एंटायर जो फंक्शन है वो बदल जाता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे फिश हार्ट के बारे में, सो आई विल जस्ट शो यू दैट diagram, then it will be more clear to you to discuss. Yeah, so right now I have right now you can see on the screen right now. So left side, what you are seeing, this is the fish heart. What we can see in the fish heart, it is having 2 chamber basically, there is auricle and then ventricle. Now after that you can see there is an accessory chamber that is called sinus venosus, and the blood is coming from the sinus venosus from the body inside the heart. From there it is going towards the from it is first it is collected in auricle, then it is going to the ventricle, from there it is going away. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हार्ट जो है वो 2 चेंबर है यहाँ पे, किसका? फिशेस के केस में. ठीक है, और ये क्या ब्लड पंप करता है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो ब्लड है वो पंप करता है. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, लेकिन काम क्या है? वो सेम है, पंप करना, ब्लड को पंप करना. सारे हार्ट का काम क्या है? सबका काम है ब्लड को पंप करना, है ना, सर्कुलेशन में मदद करना, लेकिन सबका आप देखो स्ट्रक्चर अलग है ना. ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है, राइट, लेकिन फंक्शन सेम है. थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्ट्रक्चर में. ठीक है, अब देखो एम्फीबियंस के बारे में अगर देखोगे तो इसमें कितने हैं चेंबर्स? इसमें 3 चेंबर्स है. देखो ये राइट जो लेफ्ट ऑरिकल है, उसके बाद राइट ऑरिकल है, फिर वेंट्रिकल है. ठीक है, देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी. सो द कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी में अगर हम देखेंगे तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है. पहले 2 चेंबर था, फिर 3 चेंबर का हो गया, फिर 3.5 चेंबर हो गया. अब देखो ये 3.5 चेंबर रेप्टाइल्स में दिखता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. सो क्रोकोडाइल्स में हमें 4 चेंबर हार्ट मिलता है, मतलब प्रॉपर सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल इज अवेलेबल देयर. तो 3.5 चेंबर क्यों कहते हैं वो समझना पड़ेगा आपको. अब जैसे देखो एम्फीबियंस के केस में वेंट्रिकल्स 1 है, लेकिन ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट 2 है. तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहां जा रहा है? आपका वेंट्रिकल में. जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भी वेंट्रिकल्स में जा रहा है, फिर वहां से सीधा पंप होकर बॉडी में जा रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है, तो ब्लड विच इज गेटिंग पंप टुवर्ड्स द बॉडी, इट्स अ मिक्स्ड ब्लड. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी कम होगा ऑर्गेनिज्म का. उसके बाद अगर रेप्टाइल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखो वेंट्रिकल्स का जो है सेप्टम, जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम वो बन रहा है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट. सो देयर इज आल्सो मिक्सिंग इज हैपनिंग. तो यहाँ ये जो हार्ट है ये भी उतना एफिशिएंट हार्ट नहीं है, इसमें भी अगर ब्लड जो है पंप हो रहा है वो भी लिटिल बिट मिक्स्ड ब्लड. लेकिन अगर हम बर्ड्स और मैमल्स का देखेंगे तो यहाँ पे जो सारे 4 जो चेंबर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड है और इसमें कोई भी ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा. ठीक है, सो दैट वाज अ स्मॉल दिस इज discussion,
right? So that we need to understand. So organism क्या हो सकता है? They can have the same structure and origin, but they have many maybe different function may be different. ठीक है, चलिए next. Next is example. Again, this is the example of homologous organ or homologous parts. That is thorns of bougainvillea and tendrils of passiflora. ठीक है, that is your passion flower and tendrils of cucurbita. These are all plants. ठीक है, thorns of bougainvillea, then tendrils of passiflora, then tendrils of cucurbita. तो इसमें क्या होता है? Here the thorns works as a protective structure and the tendrils helps the plant to climb up. तो यहाँ पे जो origin है वो सेम है, लेकिन देखो फंक्शन जो है वो अलग हो गया. स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन origin सेम ही है, लेकिन काम क्या है अलग अलग हो गया. एक तो क्लाइंब अप करने के लिए हेल्प करता है, मतलब आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स या स्क्रीपर्स जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली क्लाइंबर्स, दे यूज द टेंड्रिल्स टू एक्चुअली होल्ड सम अदर पार्ट और अदर मे बी अदर प्लांट्स टू एक्चुअली ग्रो. ठीक है, तो वो दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? एक तो थ्रॉन है, दूसरा है थ्रॉन का काम क्या है? जैसे आप देख सकते हो रोज प्लांट में थ्रॉन्स होते हैं. इट इज गिविंग अ प्रोटेक्टिव, इट्स हैविंग अ प्रोटेक्टिव like function, but the tendrils, they're having the function which actually utilized by the plant for some other purpose, not protection. ठीक है ना? That is your climber. Now these evidences help us to understand the divergent evolution. अब देखो divergent evolution क्या है, ये बहुत important है. ये जो सारे evidences है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि evolution जो होता है, जो divergent evolution है उसको वो हमें समझ में आ रहा है. ठीक है, तो divergent evolution है क्या? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग तरह से मतलब डेवलप होने हो जाते हैं, अलग अलग तरह से इवॉल्व होते हैं इवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, सो एज ए रिजल्ट दे बिकम टू डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह के जो उसके फंक्शंस है वो अलग अलग हो जाते हैं उनके फाइनली. ठीक है, सो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब इफ सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड एंड अप विद टू डिफरेंट एरियाज and as a result their adaptation occurs according to their environmental condition. मतलब क्या है कि दो और मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर उसको अगर हम डिवाइड कर दें या किसी कारण से अलग हो जाए और वो दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करें फॉर सो लॉन्ग, then they can evolve separately according to the demand of that particular environment. जैसे मान लो कि एक मतलब एक ग्रुप ऑफ एनिमल है और वो बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल बैरियर्स दे गेट सेपरेटेड. तो एक मान लीजिएगा एनिमल है जो जहां पे सेपरेट हो गया, वहां पे जो ग्रास लैंड है वो बहुत ही अच्छा है और वहां पे जो रिसोर्सेस है ग्रास लैंड का वो बहुत ही अच्छा है. तो वहां पे जो एनिमल्स होगा वो अच्छे से फ्लरिश करेगा, अच्छे से इवॉल्व होगा. और दूसरा वाला जो है वो जहाँ पे जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में वो फंस गया या रह गया, वहां पे ग्रास लैंड नहीं है, वहां पे ग्रासेस अच्छे से नहीं है, वहां पे ट्रीज है. ठीक है, वहां पे बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज हैं. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू एक्चुअली मींस अप्रोच द ट्री, क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे होता है तो जो लीव्स है उसको वो खाने की कोशिश करेगा. ठीक है, सो दे हैव ट्राइड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एज ए रिजल्ट देयर नेक इज आल्सो गेट इंक्रीज. एग्जांपल इज जिराफ. ठीक है, तो मतलब सेम तरह के एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल दो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, दो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर डेवलप होंगे तो उनके जो इवोल्यूशनरी जो एडेप्टेशंस होगा वो अलग अलग हो जाएगा. इससे क्या होगा, फाइनली वो दो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डेवलप कर लेंगे. ठीक है ना? सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इन केस ऑफ ओपेंशिया, द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट इज phylloclad, which is stem but performing like the function of photosynthesis, which help them to survive in the desert condition. But in other cases the stem provides support to the plant. Normally जो stem होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, प्लांट को एक तरह से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. ये मेन काम होता है स्टेम का. बट कुछ प्लांट है, जैसे एग्जांपल है ओपेंशिया, तो उसमें क्या है कि इनका जो स्टेम पार्ट है it is also actually performing photosynthesis. How? Because it is actually green in color and it is having all the
photosynthetic pigment the stem is having a lot of photosynthetic pigments that is your chlorophyll, and as a result it is also performing the photosynthesis just like leaves. ठीक है, तो वैसे स्टेम को ओपेनशिया का जो स्टेम है which is having all the different which is having the chlorophyll pigments and capable of performing photosynthesis just like the leaves of the plant, that's why we call it as, we have given us a different name that is called phylloclad. ठीक है, तो phylloclads क्या है? These are nothing but stem of opentia which is capable of performing photosynthesis. तो स्टेम देखो अलग एनवायरमेंट कंडीशन में अलग से डेवलप होके अलग काम कर रहा है. नॉर्मली स्टेम का काम क्या है? जो ट्री है, जो प्लांट है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये काम है. लेकिन आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि जो ओपेनशिया है वो डेजर्ट एरिया में रहता है, तो वहाँ पे जो सर्वाइबिलिटी का जो चांसेस है नॉर्मल ट्रीज का वो कम है. तो दे बिकॉज ऑफ दैट दे हैव इवॉल्व्ड इन सच ए वे दैट दे कैन सर्वाइव द डेजर्ट कंडीशन एज वेल. So because of the environmental condition, because this same group of organism live in a different environmental condition, and because of the demand of the environmental condition, they have evolved in such a way that the part of their body they also evolved completely differently, like the stem in case of in this case that is your opentia, right? Now next is analogous organ. अभी हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस डिस्कस कर रहे हैं. तो एनालॉजिकल ऑर्गन क्या है? एनालॉगस ऑर्गन क्या है? एनालॉगस ऑर्गन मतलब द ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब ये उल्टा हो गया. पहले हमने क्या देखा? सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग करेगा. लेकिन इसमें क्या है एनालॉगस में? इसका जो मतलब ओरिजिन है वो सेम नहीं है. ठीक है, सो द ऑर्गन्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन. ऑर्गन्स का जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर है वो अलग है लेकिन दोनों सेम काम ही करेंगे. एग्जांपल ले लेते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स. अगर आप किसी भी फ्लाइंग जो इंसेक्ट है जो फ्लाई कर सकता है उसके विंग्स अगर आप देखोगे, सो दैट इज कंप्लीटली द कॉम्पोजिशन ऑफ द विंग, द पैटर्न ऑफ द विंग, एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा फ्लाइट एडेप्टेशन, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स है दे हैव मॉडिफाइड देयर फोर लिम्स एज विंग्स एंड आल्सो दे हैव डेवलप्ड फेदर्स व्हिच आर इंटरलॉक्ड एंड फॉर्मिंग ए शीट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज गिविंग देम अ प्रॉपर लिफ्ट during their flight, right? And also there are many other adaptations they have, like the lungs, they have like extra sac like structures in the lungs. Their bones are pneumatic bones, air sacs hote hain, their bones are fluffy, right? So there are different adaptations they have actually done for flight. So bird का जो आपका wing है वो insect के wing से बिल्कुल अलग है कि नहीं? अगर आप स्ट्रक्चर देख लोगे, ओरिजिन देख लोगे तो सब बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन तो सेम ही है, उड़ना. इंसेक्ट भी विंग्स को यूज करके उड़ता है, बर्ड्स भी विंग्स को यूज करके उड़ता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के ओरिजिन में बिल्कुल बहुत डिफरेंस है ना? सो ऐसा अगर कोई ऑर्गन है किसी ऑर्गेनिज्म में तो हम उसे कहते हैं एनालोगस ऑर्गन. होमोलोगस मतलब सेम, एनालोगस मतलब अलग. ठीक है, अलग किस सेंस में? मतलब ओरिजिन जो है और जो आपका स्ट्रक्चर है वो अलग है लेकिन फंक्शंस हैं. ऐसे को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन. नाउ आईज ऑफ सेफेलोपोड्स एंड आईज ऑफ ह्यूमन. हमारा जो आंख है, हमारे जो आईज है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन और स्ट्रक्चर वो अलग है किससे? सेफेलोपोड से. लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम ही है देखना. बोथ आर एक्चुअली यूटिलाइज फॉर व्हाट? विजन. ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म आईज को किस लिए यूज करते हैं? फॉर विजन, देखने के लिए. ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या है? वो बिल्कुल अलग है. ठीक है, द आईज ऑफ सेफेलोपोड्स मेड अप ऑफ टिश्यू और ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस. मतलब हमारे आंखों का जो टिश्यू है, जो कि हमारा जो द टिश्यूज एक्चुअली व्हिच एक्चुअली मेक आवर आईज, ह्यूमन आईज, आर डिफरेंट फ्रॉम द आईज, द टिश्यूज व्हिच आर मेकिंग द आईज फॉर सेफेलोपोडा. बट दोनों का काम तो सेम है.
सेफलोपोड भी अपना आंख यूज करके देखता है, हम भी अपना आंख यूज करके देखते हैं, तो फंक्शन सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग हो गया। अगर ऐसा है तो वो क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट the same thing I have discussed, that is a summary that phytoclads of opentia and leaves. Now these analogous organs help in help to understand and convergent evolution. अभी हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा था होमोलोगस में, मतलब इसमें क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब स्टार्ट किया था एक कॉमन पॉइंट से, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल कंडीशन इवॉल्व इन डिफरेंट वे एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज पर देयर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है, तो वो होता है इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, सी their origin is different but they converge to perform the same function। इसका मतलब क्या है कि उनका origin जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अंत में आके क्या करते हैं, दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पहले हमने क्या देखा, एक कॉमन ग्रुप से दो अलग ग्रुप बन गए which perform the functions which are different। और इसमें क्या है, उल्टा है, their origin is different but they converge to perform the same function। ठीक है, दोनों का origin अलग होता है लेकिन दोनों फाइनली एक और सेम फंक्शन ही करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। नाउ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पे हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब देखिए ऐसा ऑर्गन या मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि एंसेस्टर्स में, हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव थे या वर्किंग था या फंक्शनिंग था, लेकिन प्रेजेंटली हमारे जो बॉडी में वो नॉन फंक्शनल है। हम बोल सकते हैं इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल, इट्स कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, बस है हमारे बॉडी में, लेकिन शायद हमारे एंसेस्टर्स में वो काम करता था लेकिन अभी नहीं करता है। वैसे जो पार्ट्स है, जैसे जो ऑर्गन्स सब कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, विदाउट एनी फंक्शन इट इज देयर इनसाइड आवर बॉडी, राइट? सो लेट अस डिस्कस नाउ दीज ऑर्गन्स were functional in the ancestors but not working or functioning presently। एग्जाम्पल क्या है, nictitating membrane in human, which is also known as third eyelid। Normally in case of aquatic organism like frogs, this nictitating membrane, which is also considered as third eyelid, is actually working and it is protecting the eyes of that particular animal। तो थोड़ा सा मैं आप सबको अभी बोलूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आंखों को एक बार देखें और देखिएगा कि टुवर्ड्स द कैंथस साइड, आप सबको पता है, मैंने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के समय पे जब हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम। सो मोस्ट ऑफ यू शुड नो व्हाट इज अ कैंथस साइड। नाक की तरफ जो आंख का आपका हिस्सा है टुवर्ड्स द नोज, ओके, तो आंख का हिस्सा जो है आप देख सकते हो वहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यू कैन सी देयर इज अ पिंकिश कलर, लाइक यू कैन फाइंड देयर इज अ पिंकिश और पिंक कलर small little bird like or structure is present, that is actually the nictitating membrane। अगर आप अपने आईने अपने अभी आप या थोड़ी देर के बाद वीडियो लेक्चर के बाद अगर आप देखोगे अपने आईने में अपना आंख देखोगे, कैंथस साइड की तरफ आप देख सकते हो। आई हैव आल्सो गिवन द डायग्राम, आई मेंशन इट इज ऑन इन द डायग्राम एज वेल। तो एकदम जस्ट कोने में आप देखना तो वहां पे एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, लिटिल बिट बल्ज आउट, एंड दैट इज एक्चुअली द nictitating membrane। तो क्या है, nictitating membrane है जो कि हमारे केस में अभी काम नहीं करता। जब हम, इसका मतलब है हम कभी एक्वेटिक थे, इसका मतलब, तो जब हम एक्वेटिक मतलब जब ये क्या करता है, इट्स अ थर्ड आईलिड, इट्स अ ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड। ठीक है, फिशेस में भी होता है। तो ये क्या है ना, ये पूरे हमारे जो आंखों को है इसको पूरा क्लोज कर देता है, इसको प्रोटेक्ट करता था पानी से, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। वो अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी वेस्टिजियल हो चुका है, उसका भी कोई काम नहीं, इट इज नॉट हैविंग एनी फंक्शन। ठीक है, सो nictitating membrane क्या है एक्चुअली, it is a transparent and it is actually
sorry, it is transparent and it protects the eye actually of the organism when it is in water, that I have already discussed. Next vestigial organ is appendix. अपेंडिक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऑल ऑफ यू, अपेंडिक्स ऑपरेशन, अपेंडिक्स के बारे में काफी सुना होगा आप सबने, आप सबको पता होगा थोड़ा बहुत. सो अपेंडिक्स मतलब इट इज बिलीव्ड, सो इट इज बिलीव्ड दैट इट इज अ रिमेन ऑफ सीकम. एलिमेंट्री कैनाल का जो अलग अलग पार्ट है तो उसमें सीकम भी एक पार्ट है, तो सीकम का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज नथिंग बट appendix. So in other organism, in cecum, cellulose digestion takes place, and this is a small finger-like structure. जो अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर ये जो अपेंडिक्स है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है छोटा, इसमें जो आपके सेलुलोज है उसका डाइजेशन इसमें होता है, ठीक है. एंड दिस इज अ स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है? स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. मतलब अपेंडिक्स, दूसरे एनिमल के केस में अपेंडिक्स फंक्शनिंग है और उसमें क्या होता है, जो सेलुलोज जो है उसको उसका डाइजेशन में ये हेल्प करता है. सो नॉर्मली ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हर्बीवोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज विजडम टीथ, ठीक है. विजडम टीथ क्या है? इट इज द लास्ट मोलर टीथ. विजडम टीथ क्या है? दिस इज द लास्ट मोलर टीथ arise at the later stage, that is after 18 or 20 years of age, ठीक है. So many a time they don't erupt. If they many a time they don't erupt and they remain in the jaw bone. अब देखो ये जो विजडम टीथ है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सबके केस में विजडम टीथ सबको आएगा ही. सो विजडम टीथ आ भी सकता है या जॉ में ही, जॉ बोन के अंदर भी रह सकता है, ठीक है. इसमें डिपेंड करता है. अब देखो ये जो एक्स्ट्रा और जो लास्ट मोलर है, ये जो हमारे एंसेस्टर्स में थे, अभी हमारे केस किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते हैं, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं. सो इससे हमें क्या पता चलता है? ये टीथ को देख, ये टीथ का अवेलेबिलिटी को देख के, या ये टीथ है करके हमारे डेंटेशन में, इंडेंटेशन में, तो इससे क्या पता चलता है हमें? देखिए ऐसा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे नॉर्मली वो क्या करते थे, वो रॉ फूड जो होता था, जो जंगल में अवेलेबल होते थे, उसको वो कंज्यूम करते थे. मान लीजिए कुछ वेजिटेबल्स है या कुछ भी मान लीजिए मीट है या फिश है. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कंज्यूम दोस थिंग्स, यू नो, without cooking. They used to have those things actually raw. They used to have the raw food material. तो उसके लिए क्या होता था कि उनको बहुत ज्यादा चू करना पड़ता था. रॉ मटेरियल अगर किसी ने खाया तो उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको चू करना पड़ेगा. You have to chew it, and you know this the continuous chewing, they would have this extra molar, ठीक है. So that was the reason behind that. Now this indicates that, see, the auricular okay, now the next is, I think the last one is clear, that is your wisdom teeth, that is clear. Now we'll talk about the next topic, that is your auricular muscle. Next example, this is also like vestigial part of our body. ऑरिकुलर मसल कहाँ पे रहता है? जो हमारा एक्सटर्नल ईयर पिना है ना, ईयर है, बिल्कुल इसके पीछे रहता है. इसका काम क्या है? दिस ऑरिकुलर मसल्स एक्चुअली, यू नो, in case of many animals, this muscle help to move their ear towards the direction of sound. But in case of humans, this muscles are present but non-functional. Okay, so towards the direction of sound, but in case of human, these muscles are present but non-functional. मतलब जो अगर दूसरा एनिमल्स ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर उनको देखेंगे तो उनके जो एक्सटर्नल ईयर है, जो कान है, बाहर वाला हिस्सा है कान का,
उसके पीछे ऑरिकुलर जो मसल है वो एक्टिव होता है. इससे क्या कर सकते हैं ना, दे कैन एक्चुअली मूव देयर ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, इट कैन दे कैन actually uh, what they can do, actually they can move the external ear according to their own wish. But in case of us, the auricular muscle, which is responsible for the movement of the uh, pinna, that is the external ear, right? So the external ear is actually controlled by the movement of the external ear is controlled by the auricular muscle, जो कि हमारे केस में, इंसान के केस में वेस्टिजियल हो चुका है. इसीलिए हम अपने कान को नहीं हिला सकते हैं. हिला सकते हैं क्या? No. There are some technique by which we actually resembles the same thing, that is the little bit movement of the ear, but in long run it is it's not working. Okay, so there are a lot of examples of vestigial organs we have discussed. Now Wilderson, the scientist who said that there are about 100 vestigial organs. Okay, so there are different parts, and different parts there are different vestigial organs are there. Okay, now so these are the evidences where what we are studying. Now there are many the mammary glands are actually reduced in female. Then in case of female, the clitoris is vestigial. ठीक है, so clitoris क्या है, ये भी vestigial part है. Now in other organism like ostrich, दूसरे organism ostrich में जैसे the wings are very small and vestigial. ostrich में अगर हम देखेंगे तो उनके जो wings है वो बहुत छोटे होते हैं and they are like very small, right? Now in case of python, there are vestige of femur and pelvic girdle, and this gives us a clue that their ancestors had limbs. ठीक है ना? So this gives us a link that their ancestors had limbs. Now similarly in horses we find splint bone, and these are reduced digits except the third digit, which is elongated and become long, right? So similarly in horses we find splint bone, and these are reduced digits except the third digit, which is elongated and become long. Now these vestigial organs also the vestigial organs also help us to trace our evolution. ठीक है, so these vestigial organs help us to trace our evolution. तो fossils हम बात करेंगे आगे, paleontology. Then other than that, so these vestigial organs also help us to trace our evolution, right? Now what is atavism and what is reversion? atavism और reversion क्या है? ठीक है, atavism टर्म का मतलब क्या है? देखो ऐसा होता है कि आपने कभी ना कभी ये खबर अपने लाइफ में सुना होगा, इस तरह की खबरें, मतलब आपको पता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रिसाइसली like we are not, see the normal thing is that in case of organism of certain ancestral characters are in form. आपने सुना होगा कि किसी बच्चे का जन्म के साथ उसके पास टेल है, ठीक है, या कोई और भी जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है. So those are also possible. So in some organisms, certain ancestral characters are tailed in a newborn, जैसे मैंने डिस्कस किया.
तो एटाविज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स में जो कैरेक्टर्स थे और हमने इवॉल्व करते करते धीरे धीरे वो सारे कैरेक्टर्स चले गए, वो कभी कभी वापस भी आ सकते हैं, कभी कभी वो अचानक से वापस आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं एटाविज्म। अगर ऐसा हुआ तो उसे हम कहते हैं एटाविज्म। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास टेल था ना, टेल था उनके पास। तो अभी हमारे पास तो अभी टेल नहीं है, इट इज कंप्लीटली गॉन। बट but in some organisms certain ancestral characters are also found. So जो during the course of evolution या in the like the characters which were there in the past but right now these are not or reality, but even though those characters can come back again and again, right? Now, functional circular muscle, then then there are some other examples we'll discuss, like lion baby. Lion baby हम किसको बोलते हैं? The human baby born with thick fur on the body. अगर जो uh, if the in the if we see that the human baby born with thick fur on the body, then that baby is known as lion baby. Okay. Then functional auricular muscle. Okay. So these are examples. Now we'll talk about the next topic that is very very important, that is connecting link. Okay, so first of all you need to know what is connecting link. Now those organisms which share the characteristic feature of two, example Protopterus, it shares the characteristic feature of both bony fishes and amphibians. Bony fishes and amphibians. Now the characteristic features of bony fishes and Protopterus are presence of gills, then the atrial line organs, then paired fins and dermal skin. So the characteristic feature of bony fishes in Protopterus are presence of gills, lateral line organs, paired fins, dermal skin, etc. Next is amphibian characters in Protopterus are maternal ears. In the presence of lungs, the presence of lungs and three-chambered heart. Presence of lungs and three-chambered heart. So the amphibians or amphibian characters in Protopterus are internal ears, and the presence of lungs and three-chambered heart. Next is Ornithorhynchus or duck-billed platypus. Tachyglossus, these are also known as the spiny anteater. Now they show characteristic feature of both mammals and reptiles. Okay, so Trachyglossus, and they show the characteristic feature of both mammals and reptiles. They show the characteristic features of both mammals and reptiles. So they show the characteristic feature of both mammals and reptiles. So mammalian characters, presence of hair, then diaphragm and mammary glands, etc. So connected link means, so just now we have discussed. Now this is Ornithorhynchus or duck-billed platypus.
Tachyglossus or spiny anteater, they show characteristic feature of both mammals and reptiles. The mammalian characters present of so the mammalian characters. What are the mammalian characters? Presence of hair, diaphragm, and mammary gland. Now, so the reptilian characters or the OV, like what we can discuss now. So, so these are, like we have already started the, like atavism, and we have discussed the concept of atavism. Now we are discussing about ornithorhynchus. That is also one of the examples, right? So अब देखो जो ऑर्निथोरिंकस है ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अभी जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हमने एटाविज्म पढ़ा, अभी कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है, यू शुड हैव स्टडीड इन एनिमल किंगडम, सो अदरवाइज लेट मी रिमाइंड यू। देखो कनेक्टिंग लिंक मतलब होता है कि लाइक suppose let us take an example of ornithorhynchus or then Trachyglossus. Now they show characteristic feature of both mammals and reptiles. ठीक है, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है दे आर इंटरलिंक्ड एंड दिस दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक, राइट? सो दे शो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ mammals and reptiles. Now, mammalian characters, or we can see in case of the ornithorhynchus, that is your duckbill platypus, the presence of hair, diaphragm, and mammary gland. These are the characteristic features of mammal. Right. Next is reptilian characters. तो वो तो हो गया मैमल वाला कैरेक्टर। अब रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या क्या है ऑर्निथोरिंकस में? They are oviparous, that means egg laying, and the eggs are polylysical, that means they have sufficient amount of yolk for growth. They also have cloaca, which is a typical uh, virtual characters. Okay, so these are examples of the connected links. So let us discuss. One is Cyphnodon. सिफ्नोडॉन किस कनेक्ट लिंक किस किस के बीच में? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बीच में। दूसरा एग्जांपल है Balanoglossus. This is considered as a connecting link between the chordates and non-chordates. Then Chimera, that is also known as a rabbit fish. You must have studied in the chapter of Animal Kingdom. So the bony fish and the cartilaginous fish. Okay. Now, embryological evidences. First, it is so the embryological evidences the early development that is in triploblastic organism is similar. That means all of them show similar development in the early stage, right? So the environmental evidence, so the early development in triploblastic organism is similar. That means all of them show the similar development in the early stage and the early development. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are the different animals, and that is these are also different animals, and you can see they have their own structure of that particular part for different activities. Somewhere you can see they have the flippers. What they have, that is actually nothing but the modified version of the forelimbs, right? Then we can see the bat as well. So in bat, what we can see that there are at least 3, right?
Now the next thing is what we have discussed about the thorns and the tendrils. So you can see it is on the diagram. So थ्रॉन्स जो है उसका जो फंक्शन है वो अलग है, और जो टेंड्रिल्स है उसका फंक्शन अलग, लेकिन लगभग ओरिजिन जो है उनका ऑलमोस्ट सेम है, right? Then the same way we discussed, and just now I have discussed already with you, that is the insect wings. If you compare it with the wings of the birds, right? Now the next thing is we need to discuss, that is the embryological evidences. Then that is I hope that you have understood a bit. So in the next video lecture we'll continue with the embryological evidences, and there are a lot of things that we need to discuss, and there are a lot of diagram I will show you. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you.